Assalamu alaikum and welcome to lecture 20. We have already covered 19 lectures on investment analysis, and a portion we have touched about portfolio management. Today's outline includes recap of the previous lecture and gearing. As you know, we have started weighted average cost of capital. तो आज के जो आउटलाइंस हैं उसमें गियरिंग भी आएगा, और इसके बाद फिर हमने जो चीज़ें कवर करनी है वो आप देख लें. फाइनेंशियल रिस्क एंड द कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ट्रेडिशनल थ्योरी एंड मोडिग्लियानी एंड मिलर्स थ्योरी. सो अप टिल नाउ वी हैव कवर्ड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, विच इंक्लूड्स कैलकुलेशन ऑफ weighted average cost of capital, WACC, and limitations of WACC. आपको याद होगा limitations में हमने theoretical limitations and practical limitations बोथ को consider किया था और उनको समझा था कि क्या limitations ज़हन में होनी चाहिए जब एक investor अपनी investment को analysis करने के लिए WACC को use करता है. उसके बाद हमने कुछ practical सिनेरियोज को डिस्कस किया था और उसी से हम कंटिन्यू करेंगे, लेकिन वैक में फिर इफेक्ट ऑफ गियरिंग आएगा और इफेक्ट ऑफ गियरिंग के साथ फिर ट्रेडिशनल थ्योरी और मोडिग्लियानी मिलर्स थ्योरी की बात होती है, जो कि इस फ्यूचर लेक्चर्स में कवर करेंगे हम इन तमाम टॉपिक्स को. कैलकुलेशन ऑफ वैक को रिवाइज कर लेते हैं कि वैक में जो फार्मूला हमने डिफाइन किया था और जो समझा था वो आपके सामने स्क्रीन में प्रेजेंट हो रहा है कि वैक इक्वल टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाय मार्केट वैल्यू ऑफ डेट प्लस एलिमेंट्स जो भी होंगे. अगर डेट कैपिटल के 3-4 एलिमेंट्स हैं तो उन सब एलिमेंट्स के आपको कॉस्ट ऑफ डेट प्लस उसके मार्केट वैल्यू ऑफ डेट लेनी होगी इस फॉर्मूले के लिए. और इन सब चीज़ों को हम डिवाइड कर रहे थे बाय मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, ऑल टाइप्स ऑफ डेट, जो कि हम प्रेजेंट कर रहे हैं जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे. वो हम प्रेजेंट कर रहे हैं बाय D1 प्लस D2 प्लस सो ऑन. ये जो भी है ये कैपिटल स्ट्रक्चर को प्रेजेंट कर रहे हैं कि जो भी इन्वेस्टर का कैपिटल स्ट्रक्चर होगा उसके मुताबिक उसको अपनी मार्केट वैल्यूज और उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिटरमिन करना होगा और फार्मूला इस में पुट करके कैलकुलेट करना होगा. इसको हमने देखा था, इसको इट कैन बी रिटन एज जिसके स्मॉल फॉर्म है के जी मल्टीप्लाई बाई ई प्लस कॉस्ट ऑफ डेट मल्टीप्लाई बाई डी और डिवाइड बाई ई प्लस डी. और इसको अगर इन दो एलिमेंट्स, क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट ऑफ इक्विटी एक एलिमेंट है, दूसरा एलिमेंट कॉस्ट ऑफ डेट है, तो उसको डिवाइड करते हैं तो उसको यूं भी हम प्रेजेंट कर सकते हैं कि दोनों एलिमेंट्स को अलग-अलग मेंशन कर दें. एक एलिमेंट है आपका उसमें कॉस्ट ऑफ इक्विटी और उसकी मार्केट वैल्यूज का प्रोपोर्शन लेना, दूसरा है कॉस्ट ऑफ डेट और उसकी मार्केट वैल्यूज का प्रोपोर्शन लेना कि कैपिटल स्ट्रक्चर में कितना पोर्शन है डेट का और कितना पोर्शन है इक्विटी का, और उसको मल्टीप्लाई करते हैं ना विद रिस्पेक्टिव कॉस्ट ऑफ विद रिस्पेक्टिव रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न. और इसकी टर्मिनोलॉजी जो यूज़ की है वो नीचे मेंशन है कि वो किस चीज़ को प्रेजेंट कर रही है. इसमें एक ये चीज़ थी कि जो आपका कॉस्ट ऑफ इक्विटी है कि ई से हम मेंशन कर रहे हैं, इसको आप के ई से भी मेंशन कर सकते हैं. जी लगाने का पर्पस ये था कि डेट रिप्रेजेंट गेड कंपनी, कि ये कंपनी गेड है, इसमें फाइनेंशियल रिस्क इन फॉर्म ऑफ डेट कैपिटल और इन फॉर्म ऑफ इक्विटी दोनों का मौजूद है, इसलिए हम जी मेंशन कर रहे थे, लेकिन इसको के ई भी मेंशन कर सकते हैं. इसके बाद हमने दो सिनेरियोस लास्ट लेक्चर में देखे थे कि वैक एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में किन चीज़ों को आपको कंसीडर करना होगा, क्या अप्रोच होगी. वन अप्रोच टू द वैल्यूएशन ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट्स बाय कंपनीज इज दैट all their investment projects should be expected to provide a return equal to
और इन एक्सेस ऑफ वैक, क्योंकि एक जर्नल से अंडरस्टैंडिंग है जहां पे भी आपका प्रोजेक्ट, जिस प्रोजेक्ट में भी कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है, इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने जा रहा है, उसमें रिटर्न अगर ग्रेटर देन या इक्वल टू रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के है तो फिर उसका उस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। उससे आगे ये चीजें, इफ ऑल देयर इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट्स अर्न अ रिटर्न इन एक्सेस ऑफ द WACC, द कंपनी विल अर्न सफिशिएंट रिटर्न्स overall to meet the cost of its capital and provides its investors with the returns they require। तो यहाँ पर ये बात हुई है कि अगर एक प्रोजेक्ट से जो रिटर्न आ रहा है, if that is greater than the WACC, required rate of return, then the company will be able to meet its capital requirements and to provide sufficient return to its investors in the form of dividend and interest। अगर WACC कम है, अगर जो रिटर्न आपको एक प्रोजेक्ट से मिल रहा है इन्वेस्टमेंट के बाद वो कम है WACC से, तो कंपनी ना अपना ऑब्जेक्टिव को मीट कर पाएगी, अपने कॉस्ट ऑफ कैपिटल को मीट कर पाएगी, और ना ही इन्वेस्टर्स को उनका रिटर्न डिस्ट्रीब्यूट कर सकेगी। तो इसके बाद है, दिस प्रिंसिपल इज ऑफन अप्लाइड इन प्रैक्टिस in the general rule is that when capital investment projects are evaluated using the NPV method, the cost of capital to be used is the WACC। यानी जब भी आप कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट को एवेल्युएट करेंगे, उसका एनालिसिस करेंगे, तो उसमें नॉर्मली जो मोर सुटेबल जो तरीका है दैट इज NPV, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो उसके थ्रू कंपनी अपने प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट करेगी और उसके लिए जो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न यूज करेगी डिस्काउंट करने के लिए फ्यूचर कैश फ्लोज को, वो यूज करेगी WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। दिस इज ऑन द अजम्पशन, इसमें अजम्पशन क्या चीज है, दैट अ कैपिटल प्रोजेक्ट विल नॉट ऑल्टर द रिस्क प्रोफाइल। यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है कि जो अजम्पशन हम यूज कर रहे हैं, अगर हम इन कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं और उसमें आप WACC यूज कर रहे हैं फॉर टू एनालाइज द इन्वेस्टमेंट, तो उसमें ये अजम्पशन लेना जरूरी है और इस अजम्पशन को कंसीडर करना जरूरी है कि कैपिटल प्रोजेक्ट विल नॉट ऑल्टर द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनीज इन्वेस्टमेंट। ये वैसे बोल्ड में लिखा हुआ है ताकि आपको ये आपको जहन में रहे, that the capital project will not alter the risk profile of the company's investments and the risk with the new project is similar to the risks with the rest of the company's business operations। तो यहाँ पे ये बात हुई है कि कंपनीज का जो रिस्क प्रोफाइल है, उसके कैपिटल स्ट्रक्चर का जो रिस्क प्रोफाइल है, रिस्क प्रोफाइल किससे बनते हैं कि कंपनीज के ऑपरेशंस किस इंडस्ट्री में ऑपरेट हो रही हैं और उनमें क्या क्या एलिमेंट्स ऑफ रिस्क हो सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट, उसका बिजनेस रिस्क। उस टेलीकॉम इंडस्ट्री की एग्जांपल हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस की थी। टेलीकॉम इंडस्ट्री में टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट का एक बिजनेस रिस्क मौजूद होता है कि कहीं टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो पूरा आपको रोल आउट करके नया इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो जब कंपनी एक नई इन्वेस्टमेंट करने जा रही होती है तो वो ये देखती है कि उसका रिस्क प्रोफाइल तो नहीं चेंज हो रहा। अगर वो कंपनीज के एग्जिस्टिंग कंपनीज बिजनेस ऑपरेशन के मुताबिक ही है रिस्क, तो फिर आप करंट WACC यूज कर सकते हैं टू एवेल्युएट द न्यू इन्वेस्टमेंट। इफ देयर इज एनी चेंज इन द रिस्क, तो उसके लिए फिर आपको जरा एडजस्टमेंट करनी होगी अपने WACC के अंदर, या कोई और मेथड यूज करना होगा, जिसको आगे चल के हम डिस्कस करेंगे कि रिस्क एडजस्टेड WACC क्या चीज होती है। कि अगर रिस्क चेंज हो रहे हैं कंपनी के तो उसमें रिस्क एडजस्टेड WACC आएगा, और रिस्क एडजस्टेड WACC में रिस्क के एलिमेंट को आप ऑल्टर करके करंट जो आपका रिस्क है उसको ऑल्टर करके नए WACC में के इंक्लूड करेंगे और नए WACC के थ्रू आप अपनी इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करेंगे, जिसको हम रिस्क एडजस्टेड WACC बोलते हैं। या फिर उसका दूसरा तरीका एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू है, APV। तो या तो आप उसके थ्रू अपनी ऐसी इन्वेस्टमेंट को एवेल्युएट कर सकते हैं जिसमें कि रिस्क प्रोफाइल चेंज हो रहा है। तो इसके बाद कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल में WACC से रिलेटेड कुछ और चीजें,
The principle is often applied when the financing for a new capital investment changes the company's WACC. On the assumption that the capital project will not alter the risk profile of the company's investment, the NPV of the new project should be calculated using the new WACC that will exist after the project has been undertaken and financed. तो इस पैराग्राफ में भी वही बात हुई है कि अगर फाइनेंसिंग इन अ न्यू प्रोजेक्ट चेंजेस द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी, तो फिर आपको अपने वैक को दोबारा कैलकुलेट करना होगा, दोबारा उसके एलिमेंट्स को कंसीडर करना होगा और नए वैक के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट को एनालाइज करेंगे. एग्जिस्टिंग वैक उस सूरत में आप यूज नहीं कर सकते जबकि आपका रिस्क प्रोफाइल ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट देन द risk profile of the rest of the company's business. An alternative approach to the valuation of capital investment project which does not use these assumptions is the adjusted present value method or APV method. तो यहाँ पे APV की बात आ गई कि अगर आपका रिस्क प्रोफाइल चेंज हो रहा है, कैपिटल स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है फॉर न्यू इन्वेस्टमेंट, तो कंपनी का एग्जिस्टिंग वैक आप यूज नहीं करेंगे उस न्यू प्रोजेक्ट के लिए. उसके लिए आपको APV3 का यूज करना होगा या फिर एक नया वैक कैलकुलेट करना होगा जिसको हम रिस्क एडजस्टिंग वैक बोल सकते हैं. तो ये कुछ चीजें थी जो कि प्रैक्टिकल सिनेरियोज में आपको फेस हो सकती हैं और कैपिटल इन्वेस्टमेंट अप्रेजल करते हुए आपको इसको कंसीडर करना होगा ताकि रिजल्ट्स एक्यूरेट और सही आ जाएं. इसमें एक एग्जांपल है, इक्विटी इसमें बताई गई है 40 मिलियन और उसका KE है 21%. E किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है आपको मालूम होगा. E रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट वैल्यू को, E रिप्रेजेंट कर रहा है मार्केट वैल्यू को ऑफ इक्विटी और KE था आपका रिटर्न ऑन इक्विटी, दैट इज 21%. और मार्केट वैल्यू कितनी है इक्विटी की 40 मिलियन. और इसी तरह जो D है दैट रिप्रेजेंट्स मार्केट वैल्यू ऑफ डेट और मार्केट वैल्यू ऑफ डेट कितनी है 20 मिलियन और उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है ऑन डेट इन्वेस्टमेंट डेट इज 9%. और कंपनी का वैक दिया हुआ है, वैक कितना बताया गया है 17%. अभी कंपनी क्या करने जा रही है, द कंपनी विशेस टू इन्वेस्ट इन अ प्रोजेक्ट दैट वुड कॉस्ट ₹6 मिलियन एंड वुड गिव NPV of ₹3 मिलियन एट द एग्जिस्टिंग वैक. अभी इसमें क्या बताया गया है कि कंपनी जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहती है उसमें कॉस्ट आएगी 6 मिलियन की और वो उससे पॉजिटिव NPV नहीं कर रही है कितनी ऑफ ₹3 मिलियन. एग्जिस्टिंग वैक को यूज करते हैं. एग्जिस्टिंग वैक कितना है 17%. तो 17% पे आपने इस प्रोजेक्ट को कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया और NPV जो निकली डेट इज 3 मिलियन. द बिजनेस रिस्क ऑफ द प्रोजेक्ट इज सिमिलर टू द एग्जिस्टिंग ऑपरेशन ऑफ द कंपनी. जो रिस्क प्रोफाइल है ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट इज सिमिलर टू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस. तो जो दोनों का रिस्क प्रोफाइल सेम है तो आप एग्जिस्टिंग वैक इसमें यूज कर सकते हैं. प्लीज कंप्यूट हाउ द प्रोजेक्ट मे बी फाइनेंस थ्रू डेट एंड इक्विटी. क्योंकि हमने ये बात की थी कि जब कंपनी का डेट जो कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर है वो सेम रहे, यानी डेट इक्विटी रेशियो अगर 20/80 की है, तो न्यू जो प्रोजेक्ट में कंपनी इन्वेस्ट करने जा रही है उसमें भी मोड ऑफ फाइनेंसिंग 20/80 के रेशियो से करेगी तो फिर फाइनेंशियल रिस्क सेम रहेगा. अगर ये रेशियो चेंज कर दी तो फिर उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा. तो इसमें ये बात कर रहे हैं कि 6 मिलियन उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट, उसका NPV यूजिंग द एग्जिस्टिंग वैक 17% को यूज करते हुए कैश फ्लोज को जब हमने डिस्काउंट किया तो उसका NPV 3 मिलियन निकला. और एग्जिस्टिंग वैक हमने क्यों यूज किया है, क्योंकि जो रिस्क प्रोफाइल ऑफ द न्यू इन्वेस्टमेंट है दैट इज सिमिलर टू द रिस्क प्रोफाइल ऑफ द रेस्ट ऑफ द कंपनीज ऑपरेशंस. तो इसलिए हमने एग्जिस्टिंग वैक यूज किया. तो इसमें आप कितनी डेट से इन्वेस्टमेंट करेंगे और कितनी कैपिटल से इन्वेस्टमेंट करेंगे ये आपको एवेल्युएट करने हैं, कैलकुलेट करने हैं.
और यही बात हमने पीछे की थी कि जब कंपनी को एग्जिस्टिंग वैक के थ्रू इन्वेस्टमेंट एनालिसिस करना होता है तो उसमें ये बातें देखनी होगी कि रिस्क प्रोफाइल कंपनी का चेंज नहीं हुआ, और उसमें रिस्क प्रोफाइल में क्या आ जाता है, एक तो बिजनेस ऑपरेशंस का ओवरऑल रिस्क प्रोफाइल और दूसरा फाइनेंशियल रिस्क। तो इसमें फाइनेंशियल रिस्क, बिजनेस रिस्क तो बता दिया कि सिमिलर है, अभी फाइनेंशियल रिस्क आपने कैलकुलेट करना है, और फाइनेंशियल रिस्क में डेट और इक्विटी का पोर्शन उसमें आप निकालेंगे। तो आए इसका आपको सोल्यूशन आपसे शेयर करते हैं। यहाँ पे इसका सोल्यूशन प्रेजेंट हो रहा है। इसमें इस सोल्यूशन में आपके सामने पहले कैपिटल स्ट्रक्चर को हमने रखा है कि कैपिटल स्ट्रक्चर कंपनी के एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। उसमें जो पहला कॉलम आपको नजर आ रहा है, ये पहला कॉलम प्रेजेंट कर रहे हैं कि कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर बिफोर इन्वेस्टमेंट क्या था मार्केट वैल्यूज की बेसिस पे। तो मार्केट वैल्यू बिफोर प्रोजेक्ट, इक्विटी थी आपकी 40 मिलियन की, डेट था आपका 20 मिलियन का, जो कि क्वेश्चन में गिवन है। तो आपका टोटल जो मार्केट वैल्यू थी ऑफ कंपनी डेट इज 60 मिलियन। अभी आपको 6 मिलियन की क्या चाहिए, 6 मिलियन की कैपिटल इन्वेस्टमेंट चाहिए फॉर न्यू प्रोजेक्ट। तो इसको देखते हुए 40-20 की रेशियो को देखते हुए आपने नई अपनी फाइनेंसिंग को देखा कि नए जो फाइनेंसिंग आपने करनी है ₹6 मिलियन, वो किस तरह किन बेसिस पे करेंगे। उसमें आपका ये निकला कि आपने जो एग्जिस्टिंग आपकी इक्विटी है डेट इज 40 डिवाइडेड बाय 60। तो जो आपकी करंट इक्विटी का पोर्शन है इन टोटल मार्केट वैल्यू डेट इज 40/60, और आपको जो नई इन्वेस्टमेंट के लिए टोटल फाइनेंस चाहिए डेट इज 6 मिलियन, तो आपका रिजल्ट आ जाता है 4 मिलियन। और इसी तरह जो आपकी डेट का पोर्शन आप किस तरह निकालेंगे कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ डेट डिवाइडेड बाय टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी मल्टीप्लाई बाय जो टोटल इन्वेस्टमेंट चाहिए, तो आपका पोर्शन आ जाता है 2 मिलियन। तो इस तरह आपने नई फाइनेंसिंग को एलोकेट कर लिया बिटवीन इक्विटी एंड बिटवीन डेट, कि डेट से आपने कितनी करनी है और इक्विटी से आपने कितनी करनी है। तो 4 मिलियन आपको इक्विटी चाहिए और 2 मिलियन आपको थ्रू डेट फाइनेंसिंग इन्वेस्टमेंट करनी होगी। तो टोटल आपको 6 मिलियन इस फॉर्म में इन्वेस्टमेंट करनी होगी टू रिमेन द फाइनेंशियल रिस्क सेम as that of the rest of the company's capital structure। ये तो होगी सिंपल सी बात कि आपको नई फाइनेंसिंग के लिए किस तरह एलोकेट करना है बिटवीन इक्विटी और डेट। लेकिन इसमें एक और चीज आपको कंसीडर करनी होगी कि जब प्रोजेक्ट आपको पॉजिटिव नेट प्रेजेंट वैल्यू दे रहा है, इस केस में आपको 3 मिलियन का कहते हैं नेट, इस प्रोजेक्ट में आपको ये नेट प्रेजेंट वैल्यू पॉजिटिव मिल रही है 3 मिलियन की, तो वो भी आपको कंसीडर करनी होगी ऑन द व्हेन यू आर एलोकेटिंग न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट बिटवीन डेट और इक्विटी एलिमेंट। तो 3 मिलियन का आपको क्या मिल रहा है, 3 मिलियन का आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू मिल रही है। तो आपकी टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर द प्रोजेक्ट कितनी हो जाएगी, क्योंकि जो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू अर्न की है वो भी आपका किस में जाके पार्ट बनेगा, इक्विटी के अंदर पार्ट बनेगा। क्योंकि डेट होल्डर्स को तो आपने क्या डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और इंटरेस्ट की अमाउंट आपके जो आपने नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट किया उसके कैश फ्लोज के अंदर वो इंटरेस्ट की अमाउंट आके उसका टैक्स इफेक्ट भी आ गया। तो उसके बाद जो नेट प्रेजेंट वैल्यू बची डेट विल बी एलोकेटेड टू इक्विटी होल्डर्स। तो इसलिए जो 3 मिलियन का नेट प्रेजेंट वैल्यू बची है डेट विल बी एलोकेटेड टू इक्विटी पोर्शन, और ये आप मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी में ऐड करेंगे। तो आपकी टोटल जो मार्केट वैल्यू आफ्टर प्रोजेक्ट इन्वेस्टमेंट निकली वो है 47 मिलियन ऑफ इक्विटी एंड 22 मिलियन ऑफ डेट। तो टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर प्रोजेक्ट कितनी आपकी बन गई, 69 मिलियन। तो इस तरह आपको एलोकेशन करनी होगी अपनी नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट को, और ताकि आपका बिजनेस जो फाइनेंशियल रिस्क है बिफोर इन्वेस्टमेंट और आफ्टर इन्वेस्टमेंट सेम रहे। तो यहाँ पे आपने देखा कि मार्केट वैल्यू आफ्टर द प्रोजेक्ट हमने
किस तरह कैलकुलेट की, यानी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के बाद अगर सेम प्रोपोर्शन में आप इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट कितनी हो जाएगी। इसमें आपकी मार्केट वैल्यू टोटल जो इक्विटी की बनी 47 और 22 मिलियन, इक्विटी की 47 मिलियन बनी और डेट की आपकी 22 मिलियन मिली, तो टोटल मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट कितनी होगी कंपनी की 69 मिलियन। इसमें अगर कैलकुलेट करें कि 47 मिलियन डिवाइडेड बाय 69 तो आपका 68%, ये 47 मिलियन जो आपको नजर आ रहा है दैट रिप्रेजेंट 68% ऑफ टोटल मार्केट वैल्यू। तो जो बाकी आपका बचा 22 मिलियन ऑफ डेट मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, वो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी का कितना बना 32%। तो इससे हमने देखा कि मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट जो चेंज हो गई है, जो पोर्शन जो हम बात कर रहे थे कि मार्केट वैल्यू आपकी बिफोर इन्वेस्टमेंट आफ्टर इन्वेस्टमेंट सेम रहे ताकि एग्जिस्टिंग वैक के जो रिजल्ट्स हैं वो सही आ सकें। लेकिन यहाँ पे आपने देखा जब क्या आपने फाइनेंसिंग इन सेम प्रोपोर्शन कर दी, जो आपका एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर था उसमें सेम प्रोपोर्शन की कर दी, तो फिर आपका मार्केट वैल्यू आफ्टर द इन्वेस्टमेंट चेंज हो गया। वो चेंज किस वजह से हुआ? वो चेंज हुआ नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट की वजह से, कि नई इन्वेस्टमेंट में जो आपने एनपीवी आपको मिला दैट इज 3 मिलियन, दैट इज टोटली एलोकेटेड टू द इक्विटी। तो इक्विटी में एलोकेट कर दिया गया, तो उसकी वजह से आपका पोर्शन चेंज हो गया। पहले था आपका पोर्शन 40 जो मिलियन आपका इक्विटी था और टोटल मार्केट वैल्यू 60 थी, तो 67% था, अभी 68% हो गया, तो स्लाइटली चेंज हो गया। इसके लिए आपको क्या करना होगा? इसके लिए आपको एक और पहले देखना होगा कि आपने जो टोटल आपको इन्वेस्टमेंट करनी है, यानी टोटल जो एनपीवी आपको मिलता है, टोटल एनपीवी कितना आपका होगा कि 6, जो टोटल एनपीवी है 3 मिलियन प्लस प्रोजेक्ट की जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है दैट इज 6 मिलियन। तो 6 मिलियन प्लस 3 मिलियन आपका कितना बन जाएगा 9 मिलियन। ये 6 मिलियन आपको प्रेजेंट कर रहा था इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, और 3 मिलियन आपको प्रेजेंट कर रहा था एनपीवी, नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो टोटल जो आप इसकी वैल्यू लगाएंगे इस प्रोजेक्ट की, वो कितनी लगाएंगे 9 मिलियन, क्योंकि 6 मिलियन अब इन्वेस्ट कर रहे हैं और 3 मिलियन आपको इसमें रिटर्न मिल रहा है टोटल। तो टोटल जो मार्केट वैल्यू ऑफ दिस प्रोजेक्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 9 मिलियन की। नाउ अभी आपको क्या करना होगा, इस 9 मिलियन को एलोकेट करना होगा इन प्रोपोर्शन टू योर डेट इक्विटी रेशियो। आपकी 67% की करंट इक्विटी पोर्शन है इन टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ कंपनी, तो इसका आपको 9% लेना होगा, और 9% आप जब लेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा इसका रिक्वायर्ड अमाउंट दैट इज 6। उसमें एवरेज आप लेंगे तो उसमें आपके पास आ जाएगा 6। तो ये 6 मिलियन आप एलोकेट करेंगे अपने इक्विटी में से, और बाकी जो 3 मिलियन बचा वो आप एलोकेट करेंगे थ्रू योर डेट फाइनेंसिंग। तो अभी इस प्रोजेक्ट में आप अपना वो कैलकुलेट करें टोटल मार्केट वैल्यू, तो उसमें से आपको एनपीवी जो निकल रही है वो जब आप ले चुके हैं टोटल मार्केट वैल्यू में, जो कि यहाँ पे आपने मेंशन कर दी है, तो एनपीवी आपको इसमें नेगेटिव करके शो की है। और इंक्रीज थ्रू फाइनेंसिंग कितना हो गया आपका 6 मिलियन माइनस 3 मिलियन इक्वल टू 3 मिलियन। 3 मिलियन इंक्रीज इन फाइनेंसिंग हुआ आपका इक्विटी से, और डेट से कितना हुआ आपको 3 मिलियन। तो इफेक्टिवली आपकी जो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट है वो 6 मिलियन आई, और उसकी प्रोपोर्शन आपने इस एग्जांपल में देखी कि किस तरह आपको एलोकेट करनी होगी। और इसके बाद जो आपका रिजल्ट आएगा मार्केट वैल्यू आफ्टर इन्वेस्टमेंट वो आएगा 46 मिलियन और 23 मिलियन, जो कि रेशियो आपका सेम रहेगा एज रिक्वायर्ड बाय द जो उसका ऑब्जेक्टिव था वैक यूज करने का, कि फाइनेंशियल रिस्क में कोई चेंज ना हो। तो इसमें आपका देखेंगे तो 46 मिलियन आपका इक्विटी का पोर्शन था, टोटल मार्केट वैल्यू है आपकी 69 मिलियन, तो उसमें आपका ये 67% ही रहेगा। और जो कि आपका इनिशियली
रिक्वायर्ड था, जो इनिशियल आपका कैपिटल था उसके मुताबिक ही है। ये 67% है और ये आपका 33% है। तो इस तरह आपने अपने प्रोजेक्ट्स को एवेल्युएट करना है। जबकि आपको ये क्वेश्चन में दिया गया हो कि मोड ऑफ फाइनेंस के आपने डेट कैपिटल कितना लगाने हैं और इक्विटी पोर्शन कितना लगाना है। क्योंकि एक टफ सिनेरियो, इसको दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ। क्वेश्चन में आपके पास था कि आपको मार्केट वैल्यू इक्विटी, मार्केट वैल्यू और डेट दे दिया गया था। उसके साथ साथ आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी शेयर्स और रेट ऑफ रिटर्न ऑन डेट भी बता दिया गया था। डेट इज 21% एंड 9%, और दोनों की मार्केट वैल्यू गिवन थी। आपके पास वैक था 17%, और आपने ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जिसमें बिजनेस रिस्क सेम है एज ऑफ द, और आपने ऐसे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया जिसका बिजनेस रिस्क सेम है आपके करंट और कंपनीज के ऑपरेशन से। तो आपने इसलिए अपना एग्जिस्टिंग वैक यूज किया। एग्जिस्टिंग वैक यूज करके आपकी जो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकली वो पॉजिटिव 3 मिलियन निकली, यानी कि पॉजिटिव एनपीवी है तो कंपनीज में इन्वेस्ट कर देगी। और इसमें जो टोटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड थी डेट वाज 6 मिलियन। तो 6 मिलियन आपको टोटल इसमें इन्वेस्टमेंट करनी थी, जिसके रिजल्ट एग्जिस्टिंग वैक को यूज करते हुए निकले थे 3 मिलियन के। इसमें आपने ये कंप्यूट करना था कि डेट इक्विटी पोर्शन आपको न्यू फाइनेंसिंग, यानी न्यू फाइनेंसिंग 6 मिलियन करने के लिए आपको डेट इक्विटी पोर्शन कितना रखना है। क्योंकि जब आप एग्जिस्टिंग वैल्यू यूज कर रहे हैं तो आप एक तो एजम्पशन ये लेते हैं कि बिजनेस रिस्क सेम रहेगा ऑफ न्यू इन्वेस्टमेंट और कंपनीज के ऑपरेशंस के साथ, और दूसरा आप ये लेते हैं कि फाइनेंशियल रिस्क जो है वो एग्जिस्टिंग कंपनीज ऑपरेशंस के साथ मैच करेगा। तो इसमें आपने देखा कि जब हम इसको सॉल्व कर रहे थे एग्जिस्टिंग कैपिटल मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ, कि 40 मिलियन आपका डेट था, टोटल मिलियन आपकी 60 मिलियन आपकी टोटल मार्केट वैल्यू थी। तो 40 आपने डिवाइड किया 60 पे, तो आपके पास 66.667% निकला रिजल्ट, जो कि हमने 67% लिया। तो 67% पे जब आपने 6 मिलियन को एलोकेट की इक्विटी, डेट कम्स टू 4 मिलियन, और इसी तरह डेट का पोर्शन निकला है 2 मिलियन। तो आपने अपने मुताबिक तो इसको एलोकेट कर दिया एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यूज के लिहाज से, ताकि कंपनी के कैपिटल जो फाइनेंशियल रिस्क है, जो डेट इक्विटी पोर्शन है, उसमें चेंज ना आए। लेकिन इसका इफेक्ट यह हुआ कि 3 मिलियन जो पॉजिटिव एनपीवी निकली वो सारी इक्विटी का पार्ट बन जाती है, क्योंकि डेट होल्डर्स की जो इंटरेस्ट रिटर्न है डेट इज इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट, और वो कैश फ्लोज में ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है, और कैश फ्लोज में से वो एक्सक्लूड यानी कर दिया गया है। और उसके बाद जो एनपीवी निकलती है डेट इज टोटली एलोकेटेड टू इक्विटी होल्डर्स, यानी ये सारा रिटर्न किसको जाएगा, इक्विटी को, इक्विटी होल्डर्स को। तो इसलिए हमने एनपीवी को ऐड किया इक्विटी में। तो टोटल मार्केट वैल्यू बन गई थी आपकी 47 मिलियन, इक्विटी 22 मिलियन डेट, और टोटल मार्केट वैल्यू 69 मिलियन कंपनी की बन गई। और इसकी वजह से आपका इक्विटी और डेट का रेशियो जो है वो चेंज हो गया, स्लाइटली चेंज हो गया, और कितना बन गया 68% इक्विटी का और डेट का 22%। तो इसमें हमने बताया कि फाइनेंशियल रिस्क डेट इक्विटी रेशियो चेंजेस अगर आप इस तरह इन्वेस्टमेंट कर देंगे, इस तरह नई इन्वेस्टमेंट में एलोकेट कर देंगे इक्विटी का पोर्शन और डेट का पोर्शन। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको ये देखना होगा कि टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी है। टोटल मार्केट वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 6 मिलियन है, उसकी कॉस्ट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू 3 मिलियन, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट कितनी आ गई, 9 मिलियन। इस 9 मिलियन को आप एलोकेट करेंगे बिटवीन द इक्विटी पोर्शन एंड डेट पोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ द करंट कैपिटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल स्ट्रक्चर। तो मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर कितना है करंट, 67% आपका इक्विटी, 20 और 67% आपका इक्विटी और 33% आपका डेट कैपिटल। तो इस रेशियो में हमने डिवाइड किया नए प्रोजेक्ट को। तो 6 मिलियन आपका फाइनेंसिंग इक्विटी से हुई और 2 मिलियन हुई इक्विटी से, डेट से। तो टोटल 9 मिलियन की फाइनेंस जो मार्केट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट है वो इस तरह एलोकेट हो गई। इसमें से जो 3 मिलियन का एनपीवी निकला
वो हम ऑलरेडी इस पोर्शन में शो कर चुके हैं, जो कि यहाँ पे 9 मिलियन आ रहा है, 9 मिलियन का ब्रेकअप। तो एनपीवी हमने इसलिए अपने फाइनेंसिंग 6 मिलियन को इक्विटी में से माइनस कर दिया, तो उसके बाद जो रिजल्ट निकला डेट कम्स अराउंड टू 3 मिलियन। 3 मिलियन इक्विटी, 3 मिलियन डेट, यानी जो आप फाइनेंसिंग करेंगे वो करेंगे 3 मिलियन को यूज करेंगे फ्रॉम इक्विटी और 3 मिलियन को यूज करेंगे फ्रॉम डेट। तो टोटल मार्केट वैल्यू आपके इस तरह निकली 40 मिलियन। इन सबको एडअप किया तो आपके पास 46 मिलियन आपकी इक्विटी और 23 मिलियन आपकी डेट कैपिटल निकला, जिसमें आपका फाइनेंशियल रिस्क नहीं हिला और फाइनेंशियल रिस्क डेट इक्विटी रेशियो आपका सेम रहा जो कि इन्वेस्टमेंट से पहले था, 67% इक्विटी और 33% डेट। तो ये आपको इस तरह टैकल करना होगा कि जहां नेट प्रेजेंट वैल्यू प्रोजेक्ट की एग्जिस्टिंग वैक यूज करते हुए पॉजिटिव आ रही है, तो उसमें जो आपका फाइनेंसिंग वे होगा, फाइनेंसिंग की एलोकेशन होगी बिटवीन इक्विटी और डेट, वो आपको एनपीवी कंसीडर करते हुए करनी होगी, जिसकी एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्कस कर ली। ये वो एग्जांपल थी कि अगर कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क डिस्टर्ब नहीं हो रहा, चेंज नहीं हो रहा, तो आप किस तरह इन्वेस्टमेंट को एनालिसिस करेंगे, एग्जिस्टिंग वैक को यूज करेंगे और एलोकेशन बिटवीन इक्विटी और डेट किस तरह करेंगे। अभी जो आगे अगले लेक्चर्स में हम देखेंगे वहां पे फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा होगा, और जब कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क चेंज हो रहा होगा तो उसमें आपको नया वैक या एडजस्टेड प्रेजेंट वैल्यू का तरीका यूज करना होगा। तो ये था एग्जांपल जहां पे आपको एग्जिस्टिंग वैक यूज करना है जब कंपनी का बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क चेंज नहीं हो रहा, और जब फाइनेंशियल रिस्क चेंज नहीं हो रहा तो उसमें इक्विटी और डेट की एलोकेशन किस तरह करनी है टू फाइनेंस द न्यू प्रोजेक्ट, वो हमने यहाँ पे इस एग्जांपल में देख ली। तो इस एग्जांपल में हमने क्या किया, वी डिस्ट्रीब्यूट बोथ द कॉस्ट एंड एनपीवी इन डेट इक्विटी रेशियो। यहाँ पे ये चीज इंपॉर्टेंट है जो कि हमने पिछले एग्जांपल में, यानी जो एग्जांपल हमने सॉल्व किया उसमें देख चुके हैं कि एलोकेशन हमने किसकी की है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट की प्लस एनपीवी की। तो सिर्फ हमने कॉस्ट की एलोकेशन नहीं की, हमने एलोकेशन एनपीवी की भी की है, क्योंकि अगर हम एनपीवी की एलोकेशन नहीं करते, कॉस्ट के बेसिस पे एलोकेट कर देते हैं, तो आपका डेट इक्विटी रेशियो का जो डेट और इक्विटी का जो रेशियो है वो चेंज हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो इसलिए आपको कॉस्ट प्लस एनपीवी का एलोकेशन करनी होगी, और उसमें से फिर बाद में एनपीवी के पोर्शन को कॉस्ट ऑफ इक्विटी में से माइनस करके जो नेट फिगर आएगी उतना इक्विटी का पोर्शन बनेगा। तो आपकी कॉस्ट थी यहाँ पे इस एग्जांपल में 6 मिलियन और एनपीवी था 3 मिलियन, तो टोटल 9 मिलियन की अपने एलोकेशन की इन एज पर एग्जिस्टिंग डेट इक्विटी रेशियो। और इसमें कंक्लूजन क्या था, इट हैज बीन कंक्लूडेड दैट इन ऑर्डर टू कीप द फाइनेंशियल रिस्क और गियरिंग कांस्टेंट, द प्रोजेक्ट मस्ट बी फाइनेंस्ड इन सच अ वे सो दैट रिवाइज्ड गियरिंग रेशियो दैट इज डेट इक्विटी रिमेन्स अनचेंज्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, और इस पे आप अगर टाइम ज्यादा भी स्पेंड कर लेते हैं समझने में तो इम्पॉर्टेंट है कि आपको इस तरह अपने एवेलुएट करना है कि फाइनेंशियल रिस्क को या गियरिंग को कांस्टेंट रखना है, यानी मार्केट, और इसको आपको कंसीडर इस तरह करना होगा कि टोटल जो मार्केट वैल्यू है बिफोर इन्वेस्टमेंट आफ्टर इन्वेस्टमेंट वो कंपनी की डिस्टर्ब ना हो, उसमें जो डेट का पोर्शन है वो उतना ही रहे जितना इन्वेस्टमेंट से पहले था, इक्विटी का पोर्शन भी उतना ही रहे जितना इन्वेस्टमेंट से पहले था। तो मार्केट वैल्यू बिफोर फाइनेंसिंग जो डेट इक्विटी रेशियो है, मार्केट वैल्यू के बेसिस पे डेट इक्विटी रेशियो बिफोर इन्वेस्टमेंट रिमेन्स अनचेंज्ड आफ्टर द इन्वेस्टमेंट। द एंटायर एनपीवी बिलोंग्स टू द इक्विटी होल्डर्स। ये जैसा कि हमने पीछे भी एग्जांपल सॉल्व करते हुए देखा था कि हमने तमाम का तमाम एनपीवी जो प्रोजेक्ट की 3 मिलियन की निकली थी वो हमने एलोकेट करती थी बिलोंग्स टू इक्विटी होल्डर्स of the company, as the debt holders usually get a fixed return। तो इस एग्जांपल में जो कि 3 मिलियन की एनपीवी निकली थी वो हमने एलोकेट कर दी थी
इक्विटी होल्डर्स को, क्योंकि डेट होल्डर आपका फिक्स रिटर्न ले रहे हैं और वो आप कैश फ्लोज में इंक्लूड करके आपने नेट जो कैश फ्लोज निकाले वो तमाम के तमाम एलोकेट होंगे टू इक्विटी होल्डर्स। तो इसलिए आप जब एग्जिस्टिंग वैक को यूज कर रहे होंगे फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट, तो उसमें आपको इन चीजों को कंसीडर करना होगा। एक तो बिजनेस रिस्क आपका सेम रहे एज पर जो कंपनीज के करंट ऑपरेशंस हैं, और सेकेंडली आपका जो फाइनेंशियल रिस्क है, फाइनेंशियल रिस्क में क्या आपने देखा कि फाइनेंशियल रिस्क में डेट इक्विटी रेशियो जो है वो कंपनी का चेंज ना हो बिफोर एंड आफ्टर इन्वेस्टमेंट, यानी डेट इक्विटी रेशियो जो मार्केट वैल्यू के बेसिस पे आपने निकाली है बिफोर इन्वेस्टमेंट और आफ्टर इन्वेस्टमेंट वो चेंज ना हो और वो सेम रहे। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, उसके लिए आपको ये करना होगा कि आपने डिस्ट्रीब्यूट करनी होगी अपनी कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट को प्लस एनपीवी ऑफ द इन्वेस्टमेंट, इसको एलोकेट करना होगा इन डेट इक्विटी रेशियो, जो कि हम पिछले एग्जाम्पल में काफी डिटेल में डिस्कस भी कर लिया है और देख भी लिया। तो आई होप कि इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग काफी हद तक क्लियर हो चुकी होगी। तो ये सब कुछ हमने डिस्कस करने के बाद हम कॉस्ट ऑफ कैपिटल को क्या उसके एलिमेंट्स को हम समझ सकते हैं कि आर रिटर्न दैट द कंपनी मस्ट अर्न टू सेटिस्फाई द प्रोवाइडर ऑफ फंड्स एंड इट रिफ्लेक्ट्स द रिस्कीनेस ऑफ प्रोवाइडिंग फंड्स। क्योंकि रिटर्न इन्वेस्टर कब चाहता है कि जब वो अपना इन्वेस्टमेंट में कुछ रिस्क देख रहा होता है, जब रिस्क देख रहा होता है तो इसलिए वो चाहता है कि उसका रिटर्न मिले इस रिस्क को एब्जॉर्व करने का। और एलिमेंट्स क्या हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल के, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल हमने डिस्कस की है उसके एलिमेंट्स क्या हैं, रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, बिजनेस रिस्क प्रीमियम, फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न जो इन्वेस्टर चाह रहा है उसके अंदर ये तीन एलिमेंट्स आएंगे तो फिर उसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनेगा। नंबर 1 रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न, नंबर 2 बिजनेस रिस्क प्रीमियम, नंबर 3 फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम। फाइनेंशियल रिस्क प्रीमियम आपको पता है कि डेट और इक्विटी का रेशियो है कि डेट इक्विटी किस परसेंटेज के मुताबिक आप एलोकेट कर रहे हैं। अगर डेट इक्विटी चेंज हो रहा है इट मींस इट चेंजेस द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ द कंपनी। और अगर कंपनी एक सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, वो फार्मास्यूटिकल सेक्टर में काम करना जा रही है तो उसका बिजनेस रिस्क इस वजह से चेंज हो जाएगा। और रिस्क फ्री रेट ऑफ रिटर्न एक इन्वेस्टर को लाजमी चाहिए, उसके ऊपर वो प्रीमियम ऐड करता है तो फिर उसका जाके टोटल कॉस्ट ऑफ कैपिटल या रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न बनता है। और ये एलिमेंट्स जब हम कैपम डिस्कस करेंगे कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल, तो उस वक्त आप देखेंगे कि ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स उस फार्मूला में उसके कैलकुलेशन में आपको अब सामने नजर आएंगे कि ये तमाम एलिमेंट्स उसके अंदर आ रहे हैं। अभी तक जो हमने कॉस्ट ऑफ इक्विटी को, कॉस्ट ऑफ डेट को और वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को डिस्कस किया उसमें आपको ये तमाम फैक्टर्स बिल्कुल क्लियर आपको नजर नहीं आ रहे थे, लेकिन इन तमाम चीजों को कंसीडर करते हुए एक इन्वेस्टर अपना रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न डिटरमिन करता है। लेकिन हम जब कैपम करेंगे तो उसमें आपको ये तमाम के तमाम एलिमेंट्स फार्मूला में उसके कैलकुलेशन के अंदर नजर आएंगे। तो ये थे कुछ एलिमेंट्स कॉस्ट ऑफ कैपिटल के जो कि हमने यहाँ पे कवर किए। नाउ WACC यूज्ड एज अ डिस्काउंट रेट इफ weighted average cost of capital equal to the marginal cost of capital, that is existing WACC equal to revised WACC, the WACC can be used as a discount rate। यानी अगर आप ऐसी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं जिसमें आप करंट WACC यूज कर रहे हैं, करंट WACC यूज कब यूज करते हैं आप, जबकि बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क चेंज ना हो, तो ऐसे सूरतों में आप करंट WACC आपका एग्जिस्टिंग WACC आपका रिवाइज्ड WACC के बराबर ही होगा। The above situation is only created if debt equity ratio or the financial risk and the business risk remains constant। ये वो बात है जो कि हम आज के लेक्चर में शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसलिए आप ये बार बार हम रिपीट भी कर रहे हैं ताकि ये क्लियर हो जाए और इसमें कोई आपसे मिस्टेक ना हो। क्योंकि अगर बिजनेस रिस्क आपको चेंज करके बता रहे हैं किसी सिनेरियो में तो उसमें आपको क्लियर हो जाए कि जहाँ बिजनेस चेंज हुआ, जहाँ फाइनेंशियल रिस्क चेंज हुआ, वहाँ पे आपको करंट WACC यूज नहीं कर सकते।
हाँ, ये दो चीजें एलिमेंट सेम रहे, बिजनेस रिस्क और फाइनेंशियल रिस्क, तो वहां पे आप करंट वैक यूज कर सकते हैं, जो कि करंट वैक आपका रिवाइज्ड वैक जो भी प्रोजेक्ट के बाद बनता है वो आपका सेम होगा। टू कीप द फाइनेंशियल रिस्क कांस्टेंट, केयर शुड बी टेकन व्हेन डिसाइडिंग द फाइनेंसिंग रेशियो ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। ये बात भी हम एग्जाम्पल में भी डिस्कस कर चुके हैं आज की, और हमने उस पर अच्छा खासा डिस्कशन भी कर लिया है कि आपको अच्छी खासी केयर करनी होगी जब आप व्हेन यू आर डिसाइडिंग द फाइनेंसिंग रेशियो ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। और उसमें जो प्रोसीजर आपने एग्जांपल में देखा था वो यहाँ पे रिपीट हो रहा है। द फॉलोइंग प्रोसीजर शुड बी फॉलोड जब आप रिक्वायर्ड डेट इक्विटी निकाल रहे हो टू एलोकेट द फाइनेंसिंग, टोटल फाइनेंसिंग इन डेट कैपिटल एंड इक्विटी कैपिटल। उसके लिए क्या प्रोसीजर होगा? इक्विटी इंक्लूड्स द इफेक्ट ऑफ द एनपीवी ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, जैसे कि 6 मिलियन में से 6 मिलियन टोटल कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट थी एग्जांपल में, और उस 3 मिलियन एनपीवी था, तो टोटल 6 मिलियन आपने कैलकुलेट की कि आप 6 मिलियन प्लस 3 मिलियन इक्वल टू 9 मिलियन को आपने एलोकेशन की बिटवीन द इक्विटी और डेट। तो इक्विटी इंक्लूड्स the effect of the NPV of the new project. The NPV would be calculated using the existing WACC since we are about to keep the financial risk constant. NPV आप किस तरह कैलकुलेट करेंगे? कैश फ्लोज को प्लॉट करेंगे ईयर बाय ईयर, नेचर बाय नेचर, और उसको डिस्काउंट कर देंगे यूजिंग द एग्जिस्टिंग WACC, क्योंकि आपका बिजनेस रिस्क सेम है और दूसरा फाइनेंशियल रिस्क आप सेम रखेंगे, तो इसलिए इसकी इस अजम्पशंस के बेसिस पे आपने एग्जिस्टिंग WACC यूज किया और कैश फ्लोज को डिस्काउंट किया और एनपीवी आपने कैलकुलेट कर लिया। अब एनपीवी किसको जाएगा, एलोकेट होगा टू इक्विटी होल्डर्स को। जब एनपीवी एलोकेट होगा इक्विटी होल्डर्स को, तो टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ द कंपनी आफ्टर द प्रोजेक्ट इंक्रीज हो जाएगी बाय कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्लस एनपीवी, और एनपीवी एलोकेट हो रहा है टू इक्विटी होल्डर्स, तो वहां इस वजह से डेट इक्विटी रेशियो आपका चेंज हो गया। तो आपने एनपीवी कैलकुलेट कर ली एंड कैन यूज द, तो यहां पे हमने क्या बताया कि आप एक्जिस्टिंग WACC यूज करते हुए एनपीवी निकालेंगे फॉर अप्रेजल ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट। और इसके बाद क्या करेंगे? एट द एनपीवी ऑफ द प्रोजेक्ट कैलकुलेटेड अबव इन द फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट ऑफ द न्यू प्रोजेक्ट, जो कि हमने एग्जांपल में आपको याद होगा क्या क्या फिगर्स थी कि एनपीवी आपका निकला था 3 मिलियन का और फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट आपकी कितनी थी 6 मिलियन की, तो टोटल कितनी हो गई थी आपके पास 9 मिलियन की टोटल वैल्यू निकल आई थी, जिसको आपने एलोकेट किया था बिटवीन इक्विटी एंड डेट। डिस्ट्रीब्यूट द न्यू फिगर कैलकुलेटेड इन अबव स्टेप इन द डेट इक्विटी रेशियो। डेट इक्विटी रेशियो आपका कितना था 67% आपका डेट इक्विटी था और डेट कैपिटल आपका कितना था 33%। तो इस रेशियो में आपने 9 मिलियन को डिवाइड कर दिया। डिडक्ट द अमाउंट ऑफ द एनपीवी फ्रॉम द शेयर ऑफ द इक्विटी, तो आपने फिर क्या किया, तो जो 6 मिलियन आपकी इक्विटी का एलोकेशन निकली थी 9 मिलियन में से, उसमें से आपने एनपीवी माइनस कर दी, तो आपकी कितनी इक्विटी बच गई 3 मिलियन। The resultant amount is the debt equity portion of the financing required for the new project and will keep the debt equity ratio before and after the project constant. तो ये वो बेसिस थी जिसको यूज करते हुए आप डेट इक्विटी रेशियो को कांस्टेंट रख सकते हैं। यहाँ पे 1 बाय 1 हमने उन तमाम स्टेप्स को रिपीट कर लिया ताकि अच्छे तरीके से हमें समझ आ जाए और इसमें कोई गलती की आपके पास मौका ना रहे, आपको तमाम की तमाम चीजें अच्छी तरीके से क्लियर हो जाए। उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि दो अजम्पशन मौजूद हैं, बिजनेस रिस्क सेम है, फाइनेंशियल रिस्क सेम है, तो उसके बाद फिर आपने कैश फ्लोज को डिस्काउंट करना है एग्जिस्टिंग WACC के ऊपर और एनपीवी कैलकुलेट कर लेनी है। जब एनपीवी आ गई तो एनपीवी को एड अप कर देना है इन द टोटल इन्वेस्टमेंट ऑफ द प्रोजेक्ट, तो वो कर दिया। उसके बाद आपने टोटल जो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट निकाल ली
बाय एडिंग एनपीवी इनटू द रिक्वायर्ड इन्वेस्टमेंट, तो टोटल मार्केट वैल्यू आ गई, उसको एलोकेट कर दिया इन करंट डेट इक्विटी रेशियो, और उसके बाद फिर आपने जो इक्विटी का अमाउंट निकली, आपकी एलोकेशन निकली, उसमें से एनपीवी को माइनस कर दिया, और जो माइनस करके अमाउंट बची डेट शुड बी फंडेड बाय इक्विटी शेयर्स, और जो डेट के पोर्शन थे वो सेम रहेगा। तो ये तरीका था डेट इक्विटी रेशियो को कांस्टेंट और सेम रखने का। इसके बाद हम गियरिंग भी आते हैं कि वैक जब गियरिंग का इफेक्ट आ जाए कि एक कंपनी टोटली फाइनेंसिंग है, फाइनेंस है थ्रू इक्विटी होल्डर्स, और जब उसमें डेट कैपिटल का एलिमेंट आता है तो उसकी वजह से उसकी गियरिंग इफेक्ट हो जाती है। पहले वो 100% इक्विटी फाइनेंस थी, अब वो 90% आपकी इक्विटी थ्रू इक्विटी फाइनेंस है और 10% थ्रू डेट फाइनेंस है। तो इसकी वजह से उस कंपनी में गियरिंग का इफेक्ट आ गया, और अगर ये इफेक्ट ऊपर या नीचे होता है तो फिर उसका वैक पे क्या इफेक्ट आएगा, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क उसका चेंज हो रहा है। तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल किस हम निकालते थे, वैक का फार्मूला आपने अभी दोबारा देखा था कुछ देर पहले, और यहाँ पे वही फार्मूला रिपीट हो रहा है। द करंट वैक रिफ्लेक्ट्स द करंट रिस्क प्रोफाइल ऑफ द कंपनी। ये बात हम काफी डिटेल में पिछले एग्जांपल में डिस्कस कर चुके हैं कि करंट वैक हम कहाँ यूज करेंगे। नंबर 1 उसका बिजनेस रिस्क चेंज ना हो, नंबर 2 फाइनेंशियल रिस्क उसका चेंज ना हो। ये आपका एक एलिमेंट था करंट वैक को यूज करने का, और ये दूसरा एलिमेंट था कि आपका बिजनेस रिस्क और सेकेंडली आपका फाइनेंशियल रिस्क चेंज नहीं हो रहा। बिजनेस रिस्क क्या होता है, द वेरिएबिलिटी इन द ऑपरेटिंग अर्निंग्स ऑफ द कंपनी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट और इंटरेस्ट एंड टैक्स। बिजनेस रिस्क बहुत ब्रॉड टर्मिनोलॉजी है, यहाँ पे एक चीज जो रिस्क से रिलेटेड थी वो बता दी गई, लेकिन जो एग्जांपल मैं आपको देता हुआ आ रहा हूँ कि एक कंपनी टेलीकॉम सेक्टर में ऑपरेट कर रही है, अगर वो चली जाती है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में तो उसका बिजनेस चेंज हो जाएगा, क्योंकि वहाँ की रेगुलेशंस, वहाँ की रिक्वायरमेंट्स डिफरेंट है एज कम्पेयर टू टेलीकॉम सेक्टर, तो वहाँ पे उसका बिजनेस चेंज हो जाएगा। फाइनेंशियल रिस्क क्या होता है, इसका सिंपल वर्ड में जो हमने पिछले एग्जांपल्स वगैरह में देखा है, डेट इट इज द डेट इक्विटी पोर्शन ऑफ द टोटल इन्वेस्टमेंट। तो फाइनेंशियल रिस्क द एडिशनल वेरिएबिलिटी इन द रिटर्न ऑफ द रिटर्न टू इक्विटी एज अ रिजल्ट ऑफ इंट्रोड्यूसिंग फिक्स्ड इंटरेस्ट डेट इनटू द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये इसकी सिंपल फॉर्मल डेफिनेशन है, लेकिन इसका सिंपल वर्ड्स में फाइनेंशियल रिस्क क्या है आपका, डेट इक्विटी का परसेंटेज के टोटल मार्केट वैल्यू में या टोटल कैपिटल स्ट्रक्चर में कंपनी का डेट का पोर्शन कितना है, इक्विटी का पोर्शन कितना है। डेट रिप्रेजेंट द फाइनेंशियल रिस्क टू द कंपनी। तो करंट वैक का आप यूज करेंगे, नंबर 1 बिजनेस रिस्क और दूसरा आपका फाइनेंशियल रिस्क सेम रहे। अभी जो गियरिंग इफेक्ट हमने ऊपर आपसे को दिखाया वो फॉर्मूले में कितना प्रेजेंट हो रहा है, वैक इक्वल टू के मल्टीप्लाई बाई ई प्लस के टी मल्टीप्लाई बाई डी डिवाइड बाई ई प्लस डी। ये फॉर्मूला वही है जो कि वैक का हम शुरू से डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। इसमें के किस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं, रिटर्न टू इक्विटी होल्डर्स, और अगर डेट का एलिमेंट इंक्रीज होता है डिक्रीज होता है तो के भी क्या आएगा, के इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज्ड फाइनेंस रिस्क। अगर डेट इक्विटी रेशियो चेंज होता है तो इट मीन्स के इंक्रीजेस ड्यू टू इंक्रीज्ड फाइनेंस रिस्क। और ये क्या था आपका डेट इक्विटी रेशियो था जो फाइनेंस रिस्क है। ऑल एल्स इक्वल दिस पुशेस अप द वैल्यू ऑफ वैक। और जब आपका के चेंज होगा इंक्रीज होगा तो उसकी वजह से आपका क्या होगा, वैक इंक्रीज होगा। और डेट, ये जो मार्केट वैल्यू ऑफ डेट मेंशन है ये किस चीज को प्रेजेंट कर रही है, डेट और ई प्लस डी, द प्रोपोर्शन ऑफ द डेट रिलेटिव टू इक्विटी इन द कैपिटल स्ट्रक्चर इंक्रीजेस। तो जब डेट आपका इक्विटी के मुकाबले में इंक्रीज होगा तो इसका इफेक्ट होगा। सिंस के डी इज लेस देन के ई दिस पुशेस द वैल्यू ऑफ वैक डाउन, ऑल एल्स इक्वल। अगर तमाम के तमाम एलिमेंट सेम रहे वैक में के फॉर्मूले में, ई सेम रहे, आपका डी सेम रहे, मार्केट वैल्यू इक्विटी मार्केट वैल्यू डेट सेम रहे, और उसका कॉस्ट ऑफ इक्विटी टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी सेम रहे, लेकिन आपका कॉस्ट ऑफ डेट क्योंकि लेस देन
होता है के ई से, यानी कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी, तो इसकी वजह से क्या होगा, आपका जो वैक है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि उसमें टैक्स बेनिफिट कंपनी को मिल रहा है। तो ये चीजें इस फॉर्मूले में गियरिंग इफेक्ट से रिलेटेड है कि गियरिंग आपका किस तरह मैनेज करनी है और उसको किस तरह कंसीडर करना है इन कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और इसमें जो गियरिंग आ जाती है, जब डेट इक्विटी रेशियो आपका चेंज हो रहा है, या आप उस पे आप एक कंपनी ये सोची है कि इक्विटी उसके पास बहुत ज्यादा है, कोई वो फाइनेंसिंग ले ले थ्रू डेट, तो उसकी वजह से उसकी गियरिंग का इफेक्ट आएगा। और देयर आर टू मेन स्कूल्स ऑफ थॉट, नंबर 1 ट्रेडिशन थ्योरी, नंबर 2 मेडिक्लियानी एंड मिलर्स थ्योरी। तो ये वो दो थ्योरीज हैं जो कि इन गियरिंग इफेक्ट को टैकल कर रही हैं और उसका ट्रीटमेंट बता रही हैं। तो 1 बाय 1 हम इन दोनों थ्योरीज में जाएंगे और इनको डिस्कस करेंगे कि ट्रेडिशन थ्योरी में और मेडिक्लियानी मिलर्स थ्योरी में हम गियरिंग को किस तरह टैकल करते हैं। तो आज के लेक्चर को हम यहाँ पे कंक्लूड करते हैं, यहाँ पे क्लोज करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम यहीं से गियरिंग इफेक्ट के इन्हीं स्कूल ऑफ थॉट से शुरू करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट कंसिडरेशंस को देखेंगे, उसके बाद हम ट्रेडिशन थ्योरी और मेडिक्लियानी मिलर्स थ्योरी को डिस्कस करेंगे 1 बाय 1। सो आज का लेक्चर यहाँ पे कंक्लूड हुआ। सो थैंक यू वेरी मच और अल्लाह हाफिज़।